हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी का पार्ट 3 और इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे बच गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और उन सब में आज सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और उसके बाद जो भी बच गए उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, तो ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनका विकास जो है आप देखें यूकैरियोटिक सेल से पहले के हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल से पहले के हैं। इनका खुद का डीएनए है, खुद का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसमें खुद के जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध हैं। ठीक, खुद का मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म है उसके अंतर्गत। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, आप इनका जो विकास हुआ है वो यूकैरियोटिक सेल के पहले हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि ये पहले सेल जैसे ही थे और बाद में ये यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत क्या हो गए, एंटर कर गए। तो आप ये मान सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पीरियड के हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसमें अगर इसलिए आप इसको देखेंगे कि इनका जो राइबोसोम इनमें पाया जाता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है और ऐसा राइबोसोम आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक्स में मिलता है, जीवाणु में, बैक्टीरिया में, ठीक है, नीलहरित शैवाल में, जहाँ पास आपको ये 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज सर्वप्रथम 1880 में कॉलिकर ने की थी, इन्होंने जो सबसे पहले इसको देखा, कहाँ देखा, इंसेक्ट्स के मसल्स में इन्होंने सबसे पहले इसकी उपस्थिति देखी थी। उसके बाद लेटर ऑन 1890 में अल्टमैन, जिन्होंने इसे सेल ऑर्गेनेल में देखा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल यानी कि साइटोप्लाज्म में इसकी उपस्थिति को देखा और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। तो इन्होंने क्या नाम दिया इसे, बायोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की बोलेंगे तो आप याद रखिए कॉलिकर है और सर्वप्रथम जिसने इसे सेल ऑर्गेनेल के रूप में देखा और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया वो है आपके अल्टमैन। तो इसे बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, याद बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को तो याद रखेंगे अल्टमैन ने दिया। या बायोप्लास्ट किसे कहते हैं करके आ गया क्वेश्चन, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को ही बायोप्लास्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद बेंडा ने 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है किसने दिया बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। ओके, अगर आप हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की, तो हमारे यहाँ जो होता है केवल आप देखेंगे 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। पहला है आप देखेंगे तो कौन सा, आपका न्यूक्लियस, जिसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ये जो 3 चीजें हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, और क्या खासियत है, अगर आप देखें इसकी जो बाहर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर के साइड है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन और इसके बीच का जो हिस्सा है, स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 80 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच। कितना होता है, 80 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच। और 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ओके, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ पिन हेड्स बने होते हैं। ऐसे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बहुत से दाने दाने छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं और उसमें ये जो चीज़ें लगी होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिन हेड स्ट्रक्चर को F1 कण या ऑक्सीसोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम बोलते हैं। तो ये याद रखना, F1 कण या ऑक्सीसोम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, क्रिस्टी में लगा हुआ है। ठीक, और ये F1 कण और ऑक्सीसोम का जो सबसे मेन फंक्शन क्या है, ये ATC को रन करता है। ATC क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ATC क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए,
अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ देखने को मिलता है, तो कहाँ मिलेगा आपको, F1 कण या ऑक्सीसोम में मिलता है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आपने कहाँ सुना है, रेस्पिरेशन में सुना है, जहाँ पर हम लोग एटीपी जनरेट करते हैं तब 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ग्लाइकोलाइसिस, और होता है आपका क्रेब्स साइकिल। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं जो मिलकर क्या करते हैं, हमारे 38 एटीपी अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है वो कहाँ फंक्शन हो रहा है, वो हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रहा है आपका, F1 कण या ऑक्सीसोम में हो रहा है। ओके, ठीक। इसके बीच में जो भरा हुआ है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन या मैट्रिक्स। ठीक है, या बोल सकते हैं आप क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन या मैट्रिक्स बोलते हैं। इस ल्यूमेन एंड मैट्रिक्स में क्या है आपका, राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। देखिए यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट है वो कैसा है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, और जो आप जो जनरली हम लोग देखते हैं डीएनए, जो ह्यूमन में हम लोग डीएनए दिखता है वो कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ जो दिख रहा है वो कैसा है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, और राइबोसोम की बात किया था मैंने, यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है तो कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, और इस टाइप का राइबोसोम आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक्स में देखने को मिलता है। तो 70S राइबोसोम होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे मेन फंक्शन है इसके मैट्रिक्स में हो रहा है, वो होता है आपका क्रेब्स साइकिल को रन करता है। और ये क्रेब्स साइकिल जो होता है रेस्पिरेशन के दौरान जो होता है एटीपी जनरेट करने का काम करता है। तो क्या होता है इसमें, क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और एटीपी जनरेट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आपका एटीपी जनरेट हो रहा है, और यही एटीपी आपका क्या काम करेगा, ऊर्जा का काम करेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ रन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रन हो रहा है। ठीक, यहाँ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया कि इसकी जो 3 मेन जो विशेषताएं हैं, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म यानी कि मैट्रिक्स है, और इसका खुद का डीएनए है, वो तो हो गया। इसको हमने क्या कहा, सेल विथ इन अ सेल। सेल विथ इन अ सेल क्यों कहा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक्स के निर्माण के पहले से है, और बाद में ये क्या होगा, जब यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप्ड हो रहे होंगे तब ये क्या होगा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में एंटर कर गए। ठीक है, जब यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हो रहा होगा तब ये यूकैरियोटिक सेल्स में एंटर कर गए, इसलिए हमने इसे क्या कहा, सेल विथ इन अ सेल, क्योंकि ये पहले सेल जैसा ही था, क्योंकि इसमें खुद का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डीएनए है, राइबोसोम है, मैट्रिक्स है, तो इसलिए हमने इसे कहा सेल विथ इन अ सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी मिल। आपने देखा क्रेब्स साइकिल में एटीपी जनरेट होता है। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए से हमने क्या कहा, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा का ऑक्सीकरण करेगा और परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलेगी। तो ये जो मोटी मोटी बातें थी ये आपकी थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब जो हमको देखना है वो है प्लास्टिड या लवण। अगर आप देखेंगे प्लास्टिड जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। और ये कैसा होता है, ये चपटे आकार का होता है या गोलाकार हो सकता है। ठीक, और देखने में एक रंगीन या रंगहीन टाइप का होता है, ये कलरफुल भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। और अगर आप देखें इस प्लास्टिड को या लवण को, तो ये आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा, कवक, जीवाणु, नील हरी शैवाल, मिक्सोमाइटिस इत्यादि में आपको ये जो प्लास्टिड है वो क्या होगा, वहाँ एब्सेंट होगा। तो अगर आप देखें प्लास्टिड को, तो प्लास्टिड भी क्या है, 3 तरह के हमारे पास प्लास्टिड जो होते हैं मौजूद होते हैं एक पादप कोशिका में। वो क्या क्या है आपका, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, ये 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। अगर आप प्लास्टिड की खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, हैक्ले ने की थी। प्लास्टिड की खोज की थी हैक्ले ने, और इसे प्लास्टिड नाम दिया सिम्पर ने। प्लास्टिड नाम किसने दिया, सिम्पर ने। तो हमको पहले एक चीज़ ये याद रखना है कि प्लास्टिड की खोज किसने की और उसको नाम किसने दिया। ठीक है, प्लास्टिड किस तरह की कोशिकाओं में किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वो याद रखेंगे। ये कलरफुल और कलरलेस हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो मुख्य बातें हैं कि 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब इन तीनों में क्या विशेषता है वो हम देखते हैं।
तो अगर आप क्रोमोप्लास्ट को देखें तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर, इसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं, ये कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि टमाटर का लाल रंग, ठीक है, मिर्ची में जो होता है ग्रीन रंग से वो रेड हो जाता है, इस तरह से। तो जो भी फ्रूट्स है और फल हैं उसमें जो कलर आता है वो किसके कारण होता है? इस क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है, और उस कलर पिगमेंट के कारण क्या होगा? आपका कलर आएगा। जैसे कि रेड चिली में जो होता है, जो कलर प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? कैरोटीनॉइड क्या होता है आपका? कैप्सेंथीन, ठीक है, कैप्सिन हम बोलते हैं ना, तो कैप्सेंथीन जो होता है ये रेड चिली में पाया जाने वाला कैरोटीनॉइड है। और टोमेटो में जो पाया जाता है वो कैरोटीनॉइड क्या है? लाइकोपीन, ये हमको याद रखना है। और फ्रूट, और हम देखें कि येलो और ऑरेंज जो फ्रूट होता है उन सब में पाया जाता है, जेंथ्रोफिल बोलते हैं हम लोग। इस तरह के जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? किसके कारण? इस क्रोमोप्लास्ट के कारण। उसके बाद है दूसरा जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट के कारण ही क्या होता है? पत्तियों का रंग हमको हरा दिखता है। और यह जो क्लोरोफिल है आपको पता है कि किस काम आता है? फोटोसिंथेसिस के काम आता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसके कारण पत्तियां जो होती है हरे कलर की होती हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तीसरा जो है आपका है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या है? लीकोप्लास्ट कहने का मतलब ये है, ये जो होता है ये क्या बोलते हैं? कलरलेस होता है, ठीक है, ये रंगहीन होता है। और ये जो होता है एक फूड स्टोरेज होता है। ये कहाँ पास होगा? अगर आप पादप कोशिकाओं में, हम पादप में बात करें तो पादप में उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पास प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। यानी कि आप जड़ वाले हिस्से पे देख लीजिए, वहाँ आपको लीकोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा। ये क्या काम करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। किस तरह से? जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट, ठीक। जब स्टार्च का स्टोरेज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन का कर रहा है स्टोरेज तो हम उसको बोलते हैं एलिमोप्लास्ट। और अगर ये फैट्स या ऑयल्स का क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एलियोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं? एलिमोप्लास्ट भी बोल सकते हैं या प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रोटीन एलिमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे तो क्या हो रहा होगा? स्टार्च का वो क्या कर रहा होगा? स्टोरेज कर रहा होगा। और फैट्स एंड ऑयल्स का स्टोरेज करें तो हम बोलेंगे एलियोप्लास्ट। तो ये तीन मुख्य बातें इनकी याद रखना, ये क्या चीज़ है करके। तो ये दोनों तो आपको कलरफुल दिख जाएंगे, वो कैसा है? कलरलेस है। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं? प्लास्टिड है या क्लोरोफिल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पास, क्लोरोप्लास्ट की। तो आप देखेंगे कि जो पादप जीव हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल है, और इस क्लोरोफिल के कारण ही क्या हो रहा होगा? अपना भोजन बना पा रहा होगा, ठीक। तो मैंने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे चीज़ हैं जो क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल के निर्माण से पहले से मौजूद है, और ये बाद में क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल में एंटर किया है ना। इसलिए इसमें क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसमें हम लोग क्या देखते हैं? राइबोसोम पाया जाता है, वो जो 70S टाइप का होता है। उसके बाद मैंने एक मुख्य बात ये बताई थी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलेगा कहाँ आपको? इस क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी क्या है? 70S राइबोसोम है। डीएनए जो है इनका सेम है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तो ये इसमें मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो सिक्के टाइप का दिख रहा है आपको संरचना, जिसमें एक के ऊपर एक सिक्के लगे हुए हैं, तो ये जो सिक्का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक। इस थैलाकॉइड पे बहुत से छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसयू। पीएसयू क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं, ठीक। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। तो ये किस में पाया जाता है? इस थैलाकॉइड में छोटे छोटे महीन बहुत से पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्वांटासोम के नाम से जानते हैं, ओके। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हम लोग ग्रेना बोलते हैं, ठीक। ये जो पूरा इसका जो थैलाकॉइड का गुच्छा है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिस चैनल से लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट चैनल या फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमिली।
यहाँ जो ये भरा हुआ है पूरा वो क्या है आपका स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म हम किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नॉन एज क्या, स्ट्रोमा। और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ग्रेना हो गया। तो अगर आप स्ट्रोमा और ग्रेना की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और अंधकार अभिक्रिया होती है इसी स्ट्रोमा और ग्रेना में होती है। जब प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाशीय अभिक्रिया के थ्रू होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो कहाँ हो रहा होता है, ग्रेना में होता है। और जब अंधकार अभिक्रिया होती है तो हम बोलते हैं स्ट्रोमा में होता है। ठीक, स्ट्रोमा, स्ट्रोम से याद रखना, स्टॉम आएगा तो क्या होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो अंधकार आ जाएगा। तो स्ट्रोमा जो होता है अंधकार में होता है और ग्रेना में क्या होगा, आपका प्रकाशीय अभिक्रिया होगा। ठीक है, राइबोसोम हो गया, ये हो गया स्ट्रोमा। यहाँ तक की थी मुख्य बातें। यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो होगा सिंगल, इसको हम बोले थैलाकॉइड, ये पूरा हो गया ग्रेना। और यहाँ से जो चैनल निकला इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट लैमेली। ठीक है, यहाँ पास एक और मुख्य बातें हैं कि इसमें क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। आपने देखा होगा रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होगा, इसी रूबिस्को एंजाइम से फिर हम पायरुवेट बनाते हैं और फिर इत्यादि बना के हम लोग क्या करते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं। जो भी है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ याद रखिए कि इसमें रूबिस्को एंजाइम भर भर के रूबिस्को एंजाइम होते हैं। तो एक अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उसमें लगभग 16% जो होता है रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। ये एक बात ये याद रखेंगे। देखिए, एक बात और है इस क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट में कि क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट लिकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन लिकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और क्लोरोप्लास्ट क्या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जो रेड जो चिली होती है, मतलब मिर्ची जो होता है वो हरा रंग का होता है जब कच्चा होता है। तो अगर हरा रंग है तो हम समझ रहे हैं कि उसमें क्लोरोफिल है। उसके बाद फिर उसका रंग चेंज होता है और रेड हो जाता है। तो ये उसमें क्या आ जाता है, आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि लाल जो है वो हरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होगा क्रोमोप्लास्ट में चेंज नहीं होता। तो ये जो थी हमारी बातें थी किसकी, प्लास्टिड या लवण की। चलिए, अब जो हम देख रहे हैं वो है वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। अब देखिए, वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं जो होगी आपको कहाँ प्रायः देखने को मिलेगी, पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस वैक्यूल्स के कारण ही होता है, क्या होता है कि पादप कोशिकाओं में ये लार्ज स्पेस ले लेता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस जो होगा पादप कोशिकाओं का वो थोड़ा साइड में होता है। ठीक, थोड़ा साइड में होता है। अगर आप देखें पादप कोशिकाओं में, अगर वो तरुण पादप कोशिकाएं यानी कि नवीन पादप कोशिकाएं हैं तो वहाँ जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, लेकिन क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा है तो नंबर ऑफ वैक्यूल्स जो होंगे उसमें ज़्यादा होंगे। लेकिन जो मैच्योर कोशिकाएं होती हैं वहाँ जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है और क्या होगा, नंबर में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर आप वैक्यूल्स को देखें तो साइटोप्लाज्म, ये क्या है, चारों ओर साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म में एक ये ऑर्गेनील है, कौन सा, आपका वैक्यूल। तो इसका जो बाहरी लेयर होता है साइटोप्लाज्म के कारण जो बना हुआ है, इसका जो बाहर में एक लेयर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक, तो ये बोल सकते हैं कि जो वैक्यूल है उसका आउटर लेयर क्या है, टोनोप्लास्ट है। ठीक, अब ये जो वैक्यूलर शेप है, वैक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूलर शेप भरा होता है, रिक्तिका रस भरा होता है। इस रिक्तिका रस में क्या हो सकता है, पानी है, खनिज लवण है, ठीक है, आयंस हैं, ठीक, वाटर है। तो ये वैक्यूलर शेप में क्या प्रेजेंट है, आपका ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, आयंस है, खनिज लवण है और वाटर है, वेस्ट है। ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि खनिज लवण में देखिए नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, क्लोराइड्स है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमाइड्स है। ठीक है, कलर पिगमेंट देखें तो यहाँ पर बहुत से लाल और नीले रंग के कलर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। ये इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल्स में पाया जाने वाला कलर पिगमेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंथोसाइनिन। केवल यही मिलेगा आपको वैक्यूल में, एंथोसाइनिन। ठीक है, तो ये जब भी आया एंथोसाइनिन कहाँ
प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। फूल का कलर जो होता है इसी एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। फूल में जो लाल और नीला रंग आपको देखने को मिलेगा पत्तियों में, उसके पेटल्स में, वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। इसका एक फंक्शन और क्या है? वैक्यूल के कारण क्या होता है? ये सेल के साइज को इनलार्ज करता है। तो ये जो है मुख्य बातें हैं किसकी? वैक्यूल्स की। तो यहाँ तक हमारा मेन सेल ऑर्गेनेल हो गया है। अब जो हमको देखना है सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका न्यूक्लियस।